स्टैंडर्ड साइंस 1 के अंतर्गत विद्युत धारा के प्रभाव में हमको पढ़ना है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम, विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम। ये जो क्रॉस किया गया है माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसको नहीं पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, क्रॉस किया गया है। फिर इसमें क्या पढ़ना है वो आगे है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए हमको करके सीखना है। उसके लिए सामग्री चाहिए, कौन सा? संयोजक, कनेक्टिंग वायर, विद्युत सेल, विद्युत प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, अमीटर, प्लग कुंजी इत्यादि लगेगा। कृति को करने के लिए परिपथ डायग्राम जो दिया गया है उसके अनुसार हम संयोजित करते हैं। संयोजित जब करते हैं तो इसे संयोजित करते हैं। ये सेल है, ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, ये प्रतिरोध है, ये की है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्रतिरोध है ए से बी तक क्यों आवेश जाता है। यहाँ से विद्युत धारा ऐसे बहती है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा जो है प्लस सिरे से ऐसे जाते हुए ए से बी सिरे तक आती है, ऐसे ऐसे चलती है। तो जो दो सिरा है ए और बी, दोनों के बीच लगने वाला विभवांतर वी ए बी लिखा गया है। तो यहाँ कह रहा है कि जो ये विद्युत धारा बह रही है या क्यों आवेश जो जा रहा है वह क्यों जा पा रहा है, क्योंकि ये सेल जो है काम कर रहा है। यहाँ लिखा है वी ए बी इतना कार्य किया, या यहाँ देखिए सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी जहाँ कार्य वी ए बी का मतलब ए से बी तक जाने में वी ए बी इंटू क्यू घटित हुआ। क्यू क्या है? विद्युत आवेश। वी क्या है? ए और बी बिंदु के बीच लगा हुआ विभवांतर। क्यू विद्युत आवेश टी समय में ए से बी की ओर गया, ए से बी की ओर टी समय में गया, तो उस समय वी ए बी इंटू क्यू इतनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। इसके अंदर बहते समय कितनी ऊर्जा दी गई है प्रतिरोध को? वी इंटू क्यू। यही किया गया कार्य ही ऊर्जा होता है, या ऊर्जा एक प्रकार का कार्य ही है। तो इसमें देखें लिखा कि यह इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलती है और उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है और विद्युत प्रतिरोध का तापमान बढ़ता है। थोड़ा सोचिए, ये पूरा का पूरा यहाँ तक कैंसिल किया गया है। विद्युत शक्ति माने शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर P माने कार्य माने ऊर्जा और लगा हुआ समय से भाग दिया जाए तो शक्ति मिल जाएगी। P बराबर ऊर्जा बटे लगा हुआ समय। ऊर्जा कितना दिया गया, कार्य कितना हुआ है? V इंटू क्यू, वी ए बी इंटू क्यू बटे टी। यहाँ से आप देखें क्यू बटे टी बराबर आई होता है, तो क्यू बटे टी बराबर आई, तो वी ए बी इंटू आई हो गया। ऊर्जा स्रोत वाला टी समय में P गुणे टी के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। यदि परिपथ में से आई विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती हो तो टी समय में विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? इसके लिए H बराबर P गुणे टी आएगा। P का मान है वी ए बी इंटू आई, टी का गुणा हो गया P बराबर P इंटू टी बराबर वी ए बी इंटू आई इंटू टी। इतनी ऊष्मा निर्मित होगी। फिर जो है यहाँ पर आप देखें ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। तो अगर हम I की जगह पर वी ए बी बटे आर लिख दें तो ये हो जाएगा वी ए बी स्क्वायर गुणे टी बटे आर, माने एक अलग सूत्र बन गया। उसी प्रकार यदि हम V की जगह पर वी ए बी की जगह पर आई आर लिख दें तो यहाँ आई आर इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, जो इस तरह से हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसे ही जूल का ऊष्मा संबंधी नियम कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? अगला टॉपिक है। P बराबर V इंटू आई, V को वोल्ट में, I को एम्पियर से नापते हैं। 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप देखें ये कट जा रहा है, यहाँ आएगा 1 जूल बटे सेकेंड बराबर W। इस कारण विद्युत शक्ति की इकाई 1 वाट
होता है। ये थोड़ा सोचिए, ये सब कटा हुआ है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले कौन कौन से ऐसे हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। फिर देखें, इस पर आधारित काम करने वाले कौन कौन से हैं। पानी गर्म करने के बॉयलर मान हीटर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, चूल्हा, विद्युत बल्ब जैसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता माने रुकावट अधिक होती है, ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग वहाँ किया जाता है। जैसे उदाहरण लिया गया, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। इस कुंडली का उपयोग विद्युत सिगड़ी में किया जाता है, जिसका जितना ही अधिक अवरोध करेगा विद्युत धारा का, उतना ही उसमें हीटिंग निकल करके बाहर आएगा। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के कारण यह तार, जो टंगस्टन का तार है, 3400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि उसमें प्रकाश भी उत्सर्जित होने लगता है। तप्त तार से कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ये देखिए, सदैव ध्यान में रखिए, इसको कट कर दिया गया है। विद्युत बल्ब आप देख सकते हैं, बनाया गया, उसका डायग्राम है। ये टंगस्टन का तार है ये वाला, और बाकी सब ऐसे इसके अंदर निर्वात रहता है, कांच का बल्ब रहता है, सारा दिया गया है। बहुत बार हम एकाध इमारत में लघु पर भी शॉर्ट सर्किट की द्वारा आग लग जाने के बारे में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट होता क्या है? कभी कभी हमारे घरों में किसी उपकरण को शुरू करते ही संगलक तार, फ्यूज तार पिघलकर खंडित हो जाता, टूट जाता है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसका कारण यहाँ पर देखें, घर के विद्युत संयोजन की विद्युत तार माने लाइव तार, फेज वायर, लाइव तार, और एक उदासीन तार होता है, न्यूट्रल वायर होता है, और तीसरा एक होता है अर्थिंग वायर। ऐसे 3 तारे होते हैं। विद्युतमय और उदासीन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। भू संपर्क तार को जमीन में जोड़ा जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय और उदासीन तार के प्लास्टिक का आवरण निकल जाए, उसके ऊपर जो कोटिंग किया रहता है वो जब निकल जाता है तो लाइव तार और न्यूट्रल तार दोनों एक दूसरे के संपर्क करने पर उसमें बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ अगर रहती है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है इत्यादि अगर है, तो उस पर आग लगने की संभावना रहती है। इसलिए सावधानी के तौर पर फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है, हम अपने घरों में लगवा के रखते हैं। संगलक तार के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी कुछ जानकारी प्राप्त किया हुआ है, और इसका केवल एक ही पर्पज होता है कि उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होते ही संगलक तार जो फ्यूज वायर होता है वह पिघल जाए और विद्युत धारा बहे ही न, जिससे हमारे घर में लगे हुए सभी उपकरण सुरक्षित रहें और कोई भी अनर्थ को टाला जा सके। अनेक बार विशेषतः गर्मियों के दिनों में, ये श्याम लिखा है गलत है, संध्या काल शाम के समय में हर घर में बल्ब, पंखे, एसी, वातानुकूलित यंत्र, दुकानों में विद्युत का उपयोग आदि के कारण बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। एक साथ जब बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल होता है उस समय मांग बिजली की बढ़ जाती है। बड़ी मात्रा में विद्युत धारा विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ने लगता है और उस कारण ट्रांसफ़र की उतनी क्षमता न होने के कारण संगलक तार पिघल जाती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। यह जो घटना होती है उसको कहा जाता है अतिभार, अंग्रेजी में ओवरलोडिंग कहा जाता है, अतिभार के कारण होती है। क्या आप जानते हैं, ये देखिए कट गया है, कैंसिल किया गया है ये सब। फिर न्यूमेरिकल है, उदाहरण 1 है, उदाहरण 2 है, तो ये इसको समझना है, इसको पढ़ना है उदाहरण 1 उदाहरण 2 को। फिर
उदाहरण 3 ये कट है, 4 भी कट है। फिर आगे पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आगे पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को हमने कुछ जाना भी है पिछली कक्षाओं में। चुंबकीय बल रेखा का क्या अर्थ है यह भी हमने समझा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके आसपास एक चुंबक का निर्माण हो जाता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आकृति में दर्शानुसार एक विद्युत परिपथ जोड़ते हैं, माने सर्किट को पूरा करते हैं। ए और बी के बीच संयोजन तार की अपेक्षा मोटी सीधी तांबे की तार जोड़िए। उसके पास चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई रखते हैं, चुंबकीय सुई की दिशा, उसके पास चुंबकीय सुई रखिए। आप परिपथ की कुंजी खुली रखकर, माने ऑन नहीं हो, चुंबकीय सुई की दिशा देखिए तो ऐसे सीधा रहता है। क्या रहता है? सीधा रहता है। क्या दिखाई देता है? अब सेल से जोड़े गए संयोजन तार उल्टे जोड़कर चुंबक की दिशा देखिए। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की स्थिति का कोई संबंध पता चलता है? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ इस सर्किट डायग्राम में, देखिए ये इधर धन है, इधर ऋण है, विद्युत धारा ऐसे बह रही है। और इसमें आप देखें इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जब ऑन किया जा रहा है तो ऐसे हो जा रहा है। दूसरे वाले में देखिए विद्युत धारा ऐसे अपोजिट ए से बी की साइड ऐसे बह रहा है, ऐसे, उसका डिफ्लेक्शन देखिए इधर से ऐसे हो गया। तो विद्युत धारा के दिशा पर भी निर्भर होता है। परिचय वैज्ञानिक का इसको नहीं पढ़ना है। इस प्रयोग द्वारा हमने क्या सीखा? तार में विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि विद्युत और चुंबकत्व का निर्माण का संबंध है। इसके विपरीत यदि किसी चुंबक को हिलाया और हिलता हुआ रखा तो क्या उसका विद्युत प्रभाव दिखाई देगा? है कि नहीं रोचक? यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। अंत में विद्युत चलित्र माने मोटर और जनरेटर के सिद्धांत और रचना के कार्य को भी हम समझेंगे। पहले हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझ लेते हैं। जो आकृति ये दिखाई गई है इसके अनुसार हम परिपथ को पूर्ण करते हैं। और आप देखें तो यहाँ सेल है और ये की है और ये एमीटर है, ये रिहेस्टेट है और एक कागज़ का गत्ता है। अब इस कागज़ के गत्ते पर देखो क्या लिखा है। गत्ते से आर पार जाने वाली मोटी तार में जब बड़ी लगभग 1 एम्पीयर या अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गत्ते पर तार के परितः विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई रखी जाने पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय सुई निश्चित दिशा में स्थिर रहती दिखाई देती है। उस दिशा को पुट्ठे पर पेंसिल से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे घुमाते चले जाएंगे तो उसकी सुई की नोक के बराबर डाट डाट देते चले जाएंगे तो ये इस तरह से सर्कल तैयार हो जाता है। यह दूसरा तरीका ये है कि इस गत्ते पर लोहे का बुरादा रख दिया जाए और ऐसे थप 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 किया जाए तो इस तरह की आकृति तैयार होगी। ये गोला गोला राउंड में बुरादे इकट्ठे हो जाएंगे। परिपथ में विद्युत धारा की दर्शाई गई दिशा संकेत मान्य दिशा होती है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है? चुंबकीय सुई को तार से थोड़ी दूर रखने पर क्या दिखाई देता है? माने अगर हम धारा अधिक करेंगे तो और अधिक जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा और चुंबकीय सुई को तार से थोड़ी दूर और लेके जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा और कमज़ोर विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है। लोहे का चूर्ण तार के परितः विशेष वृत्ताकार स्थिति में स्थिर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होने के कारण वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन आपने पिछली कक्षा में भी किया है। लोहे का चूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप फैला हुआ दिखाई पड़ता है। अत्यंत इम्पॉर्टेंट जो है ये
है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है? विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम है। ऐसा, अब नियम क्या है? यहाँ से है नियम, देखिए क्या, ऐसा कल्पना कीजिए, यहाँ से है, सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। अब आप अपनी उंगलियों से तार को घेरे और उंगलियों की दिशा की चुंबकीय क्षेत्र की बलरेखाओं की दिशा है। सीधा सीधा यहाँ पर अगर ये देखें तो ये चालक है और दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि अंगूठा ऊपर की तरफ है और अंगुलियाँ इस तरह से घेरे हुई हैं। तो क्या कौन बता रहा है? इसको यहाँ पर बताया गया है, हम फिर से बता देते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक पेन है, हमने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ लिया है, तो आप देखें अंगूठा ऊपर की तरफ है और उंगलियां घेरे हुई हैं। तो ये अंगूठे की जो दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा बताती है। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बता रही है और ये जो उंगलियां होती हैं वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं। समझ गए आप ना? ओके बच्चों, समझो। ये चालक को हम क्या करें, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ लें कि अंगूठा ऊपर की ओर और चालक अंगुलियों से घिरा हुआ हो, तो अंगूठे की दिशा जो होगी वह विद्युत धारा की दिशा बताएगी और जो उंगलियां घेरे हुए हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको लिखें और याद भी रखें। इसको एक और नाम दिया जाता है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। जैसे स्क्रू होता है, ऐसे स्क्रू को कसते हैं तो ये ऊपर जाता है और ऐसे घूमता है, तो वही नियम सेम है। विद्युत चालक तार की एक फेरे वाली कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चुंबकीय चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में हमने देखा है। इसी प्रकार चालक तार को एक फेरे वाली कुंडली के आकार में मोड़ने से विद्युत धारा के द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? आकृति 4.8 में दर्शाए अनुसार विभिन्न घटक लेकर परिपथ को पूरा करते हैं। ये देखिए, ये है 4.8, ये आकृति है, दो गत्ता है, एक दो जगह छिद्र है, वायर को निकाला गया है, फिर सर्किट को पूरा किया गया है। तो यहाँ आप देखें तो कुंडली में विद्युत धारा शुरू करने पर कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होकर, एक यहाँ भी चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित हो रही हैं, दूसरे पॉइंट पर भी चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित हो रही हैं। समकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं। प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखा निर्मित होकर हम जैसे उनसे दूर जाते हैं वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के समकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं। जब हम कुंडली के मध्य भाग में आएंगे तथा तब वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका चाप सरल रेखा में जितना ही दूर यहाँ बीच में आ जाएंगे तो ये जो है एक सरल रेखा जैसे दिखाई देने लगेगी। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके यह परीक्षण कीजिए कि तार की कुंडली का प्रत्येक बिंदु कुंडली के मध्य भाग में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करने में सहभागी होता है और वे बल रेखाएं कुंडली के मध्य भाग के एक ही दिशा में कार्यरत होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो विद्युत धारा इसमें देखो दोनों में थोड़ा है, इधर से ऐसे जा रही है, इसका विद्युत धारा ऐसे है और इसकी विद्युत धारा ऐसे बह रही है, दोनों का डायरेक्शन चेंज है। परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड कहते किसे हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में परिभाषा पूछी जाती है। विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरे से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को सोलोनॉइड कहते हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर का मार्क का पूछा जाता है। जैसे हम स्प्रिंग रहता है, ये देखिए स्प्रिंग के जैसा बनाया गया है, यही सोलोनॉइड है, ऐसे स्प्रिंग के जैसा है। परिचालका में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित होने वाले
चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना इस आकृति में आप देखिए दिखाया गया है। एक इधर दिखाया गया है, एक इधर दिखाया गया है। क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं से आप परिचित ही हैं। परिनालिका द्वारा निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म चुंबक क्षण द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्मों के समान होती है। परिनालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव, ये यन उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के रूप में कार्य करता है। ये दक्षिणी ध्रुव के रूप में काम कर रहा है। परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में होती हैं। इसका क्या अर्थ होता है? यही कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। इसका मतलब समझाइए, ये जो ऐसे ऐसे कॉइल है स्प्रिंग के जैसा, परिनालिका हम जिसको कहते हैं, इसके अंदर जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं, एक समान होती हैं। फिर है अगला टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए भी एक रीति करना पड़ जाएगा। कुछ सामान लेना है, तांबे की लचीली तार लेना है, स्टैंड लेना है, विद्युत सेल, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला नल चुंबक इत्यादि लेना है। जैसे कि आगे के पेज पर वो आकृति दर्शाई गई है। करना क्या है, चित्र के अनुसार 4.10 इधर है, 4.10 के अनुसार ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने के बाद जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब तार कैसे रहती है? एकदम सीधा रहती है। ये देखिए एकदम सीधा है ए वाले पोजीशन पर। जब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब की बात है, स्थिति ए है। जब ऊपर से नीचे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार मुड़ जाती है। ऊपर से नीचे देखिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब विद्युत धारा बह रही है तो वही तार जो ए में था वो सी ऐसे इधर बाजू में ऐसे हो गया है, इधर ऐसे हो गया है, मुड़ जाती है और स्थिति सी में आ जाती है। विद्युत धारा की दिशा विपरीत अर्थात नीचे से ऊपर करने पर अब यही काम कर दो कि ये धारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। अपवर्ड डायरेक्शन में होने पर क्या स्थिति होती है? ये बी वाली माने जो तार इधर सी बाहर की तरफ था वो अंदर के साइड में झुक गया है, अर्थात तार पर बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा के लंब होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा n तथा s की ओर है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि अब चुंबकीय क्षेत्र में चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक पर बल निर्मित होता है। विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। चुंबक को यदि उल्टा किया अर्थात उत्तरी ध्रुव के स्थान पर दक्षिण ध्रुव लाया और दक्षिण ध्रुव के स्थान पर उत्तर ध्रुव लाया तो वैसे ही होगी, लेकिन ये जो है थोड़ा सा सी वाला बी हो जाएगा, बी वाला सी की स्थिति में हो जाएगा। उपर्युक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से धारावाही चालक पर बल निर्मित होता है। इस बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों पर निर्भर होती है। जब ये दोनों स्थिति धारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और यानी एस ऐसे है तो इधर सी पोजीशन हो जाता है, जब अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो वो बी पोजीशन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ भी दर्शाई गई है। जब धारा में कोई नहीं बहती है माने बंद रहता है धारा तो एकदम सीधा, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में धारा बहती है तो सी वाला पोजीशन, जब अपवर्ड डायरेक्शन में धारा बहती है तो बी पोजीशन में हो जाता है। फिर आगे है, इसी पर निकल के आया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल। उपर्युक्त प्रयोग में हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की ओर ध्यान दिया और ऐसा दिखाई दिया कि बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों की दिशा एक सरल नियम के द्वारा सुबद्ध की जा सकती है। इसी नियम को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को कहते हैं। इस नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ध्यान दिए, नियम कहाँ से है? यहाँ से है। नियम क्या है?
बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा माने शुरू के अंगूठा के पास वाली 2 उंगलियां। तो नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें और यदि तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा में हो तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा हो तो अंगूठा क्या बताएगी? विद्युत चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी। फिर से इस नियम को आप देखें। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, परपेंडिकुलर रखें तो तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा बताती है तर्जनी, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताती है, और अंगूठा विद्युत चालक पर लगे बल को प्रदर्शित करती है। हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं, ऐसे एक दूसरे को 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐसे। तो ये जो है देखें, तर्जनी क्या है? चुंबकीय छेद की दिशा बता रही है, चुंबकीय छेद, और ये मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा बता रही है, और ये अंगूठा लगे हुए चालक बल बता रही है। फिर इसके ऊपर काम करता है विद्युत चलित इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। ऊर्जा के विविध रूप आपको पता है, आपको यह भी पता है कि ऊर्जा का रूपांतरण भी हो सकता है। तो यह मशीन जो होता है, यह मोटर जो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में कर देता है। दैनिक जीवन में इस विद्युत चलित को वरदान भी कहा जा सकता है, क्योंकि पंखा, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप में किया हुआ दिखाई देता है। माने जो अत्यावश्यक चीज़ें हैं उन सभी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चलित कैसे कार्य करता है, इस पर हम अगले पेज पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर यह विद्युत मोटर है, उसका कैसी आकृति है ये भी पूछा जाता है बोर्ड में बनाने के लिए, और कैसे काम करता है। ये रचना है, एक तरह से ये रचना है, और ये कार्यविधि है। तो रचना में आप देखें, विद्युत चलित में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली होती है। ये आयताकार कुंडली है, ABCD आयताकार कुंडली होती है। यह कुंडली चुंबक के माने नाल चुंबक, ये जो नाल चुंबक है, ये नाल चुंबक उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच ये आकृति के अनुसार रखी जाती है। उसकी AB तथा CD भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती हैं। ये AB भुजा और CD भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती हैं। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के 2 अर्धभाग यक्ष तथा वाई के संयोजित होती हैं। इन अर्धभागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा चलित की धुरी से जुड़ी हुई होती है। यक्ष तथा वाई अर्धवलयों के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग 2 स्थित कार्बन ब्रश E तथा F से संपर्क स्पर्श करते हैं। कार्य कैसे करता है? आकृति में दर्शानुसार विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा E तथा F कार्बन ब्रशों के माध्यम से कुंडली में से प्रवाहित होने लगती है। कुंडली की भुजा AB में विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होने के कारण उसका प्रभाव AB भुजा पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार AB भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसे नीचे की ओर ढकेलता है। CD भुजा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा AB की भुजा के विपरीत होती है। माने एक जो है ऐसे ऊपर करेगी तो दूसरा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे घूमेगा। फिर इस प्रकार कुंडल और धुरी या घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमने लगती है। आधा घूर्णन होते ही विभक्त वलय के अर्धभाग यक्ष तथा वाई क्रमशः F और E कार्बन ब्रश के संपर्क में आ जाते हैं। अतः कुंडली में विद्युत धारा DCBA के अनुदेश देखो ये DCBA के अनुदेश प्रवाहित होती है। इस कारण DC भुजा पर नीचे की ओर तथा BA भुजा पर ऊपर की ओर बल क्रियाशील होता है और कुंडली अगला आधा घूर्णन पहले की ही दिशा में पूर्ण करती है। इस प्रकार प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात
कुंडली तथा धुरी एक ही अर्थात घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। यह इसकी कार्यविधि है। फिर है विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये विद्युत चुम्बकीय परिवर्तन। इसमें क्या है? इसमें है कि एक को देखकर दूसरा अपना रंग बदलता है। पिछले भाग में देखा कि किसी विद्युत चालक को चुंबकीय क्षेत्र में छिपा रखें कि उसकी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो उस विद्युत चालक पर बल क्रियाशील होता है। इस कारण विद्युत चालक में गति निर्मित होती है। परंतु यदि ऐसा हो कि कोई विद्युत चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थिर विद्युत चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो फिर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए माइकल फैराडे नामक महान वैज्ञानिक ने संशोधन किया और विद्युतीय प्रेरण के बारे में समझाया। ये पूरा यहाँ से लेकर गैल्वेनोमीटर को नहीं पढ़ना है यहाँ तक। इसके बाद फिर इसको पढ़ना है। आकृति 4.15, चुंबकीय क्षेत्र में तार हिलती हुई रखने पर विद्युत धारा निर्मित होती है। देखिए, कोई यहाँ बैटरी नहीं ज्वाइन किया गया है, केवल क्या कहा गया है? एकत्र कीजिए, गैल्वेनोमीटर संयोजित करके परिपथ पूर्ण कीजिए। तांबे की तार के समीप नीचे क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है, तो ये तांबा है। क्षण चुंबक को केवल इधर उधर करने पर इसमें से विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है। यदि तार ए से बी की ओर हिलाते हुए रखें तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हुई, गैल्वेनोमीटर इधर उधर ऐसे घूमेगा। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब तार को स्थिर रखकर चुंबक को हिलाकर देखिए, गैल्वेनोमीटर की सुई अभी भी विक्षेपित होती है, लेकिन इसका कारण कुछ अलग है। इसे आप और क्या कहेंगे? फिर देखें आकृति 4.16 में दर्शानुसार ये परिपथ पूर्ण कीजिए। इसके लिए लगने वाली सामग्री को चर्चा करके निश्चित करना है। इस प्रयोग में क्या करना है कि यदि परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को कुंजी खुली रखकर शून्य किया तो उसे क्षण कुंडली के परिपथ के गैल्वेनोमीटर की सुई तुरंत विचलित होकर पुनः शून्य पर आती है। परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पुनः शुरू करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी ओर जल्दी से विक्षेपित होकर शून्य पर आ जाती है पुनः। अब विद्युत धारा प्रवाहित होते समय यदि कुंडली को परिनालिका जैसा बी में है उस परिनालिका के पास और दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, अर्थात कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है। इस प्रयोग से यही पता चल रहा है। परिनालिका स्थिर रखकर परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करने पर भी कुंडल में विद्युत धारा निर्मित होती है तथा जितने जल्दी परिनालिका कुंडली के सामने से बाजू में ले जाएगी उतनी ही गैल्वेनोमीटर की सुई का विचलन अधिक होगा। परिनालिका की विद्युत धारा परिवर्तित करके कुंडली के विद्युत धारा निर्मित होती है या कुंडली के पास परिनालिका को सरकाने पर कुंडली में विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय धारा, प्रेरित विद्युत धारा। तो फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम क्या है? नियम, परिनालिका में विद्युत धारा शुरू करते ही या बंद करते ही कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर भी ऐसा प्रेरण दिखाई देता है। परिनालिका को कुंडली के सामने से बाजू में सरकाते समय भी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। उपर्युक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि कुंडली में से जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इसी ही फैराडे के प्रेरण का नियम कहते हैं। और यह क्या है ज़रा देखें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का अभी अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। विद्युत चालक में विद्युत धारा अधिक कब होगी? तो जब विद्युत चालक की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंब दिशा में होगी, तब यह दिखाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। और ये अब यहाँ से नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखिए कि वे परस्पर लंब हो। यहीं से नियम है, परस्पर एक दूसरे के लंब है। देखो ये लंब, ये लंब हो।
तो क्या होगा, इस स्थिति में यदि अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। राइट हैंड थंब रूल में ये चालक की दिशा बता रहा अंगूठा, और उंगली ये जो है तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो ये मध्यमा की उंगली प्रेरित विद्युत धारा को बता रही है। इस नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल कहते हैं। फिर से देख लें, दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से पकड़ के रखिए कि वे परस्पर लंबवत हों। तो अंगूठा विद्युत चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। इसी नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसमें देखें, चालक की गति है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो मध्यमा ये विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताएगी। ये नहीं पढ़ना है परिचय, ये पूरा यहाँ से देखें, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नहीं पढ़ना है ये सब। हाँ, ये पढ़ना है विद्युत जनरेटर, पढ़ना है विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित प्रयोग हमने देखा है, उसमें निर्मित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण अल्प होता है, परंतु इसी सिद्धांत का उपयोग मानव के लिए बड़ी विद्युत धारा का निर्मित करने हेतु किया गया। इसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत चालक कुंडली को धुरी के परितः चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए किया जाता है तथा उसके द्वारा विद्युत निर्मित की जाती है। आकृति 4.20 में धुरी के परितः घूमने वाली तार की कुंडली ABC दर्शाई गई है। इसे क्षण चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है, जैसे कि मोटर में किया गया था। इस कुंडली के दो सिरों के दो वलयों R1 R2 के कार्बन ब्रश के मध्य में संयोजित होते हैं। दोनों वलय भीतर से धुरी पर जोड़े, ये रचना है, परंतु वलयों और धुरी के बीच विद्युत अवरोधक आवरण होता है। धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, जिसके कारण कुंडली ABCD घूमने लगती है। स्थिर कार्बन ब्रशों के B1 B2 के सिरे गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। ये है आकृति 4.20। आप देखो, इसमें ABCD जैसे उसमें आयता कुंडली थी वैसे यहाँ भी है। यहाँ भी नाल चुंबक NIS है, यहाँ R1 R2 ऐसे ब्रश हैं और कार्बन ब्रश हैं और वलय भी है। कार्यविधि, ये क्या है, कार्यविधि। घुरी घूमने पर भुजा AB ऊपर की ओर जाती है, AB ऊपर के साइड में जाएगी और CD नीचे की साइड में आएगी, अर्थात ABCD कुंडली घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमने लगती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार AB और CD भुजाओं में प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा निर्मित होगी। वह A से B फिर C से D दिशा में जाती है, A से B फिर C से D दिशा में जाती है। इस प्रकार A से B, B से C, C से D ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आकृति में देखें तो आगे के परिपथ में B2 गैल्वेनोमीटर में से होकर B1 और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैल्वेनोमीटर का केवल ये मतलब है कि यहाँ पर विद्युत धारा बह रही नहीं बह रही, यही बताता है। यदि ABCD जैसी एक फेरे वाली कुंडली के स्थान पर अनेक फेरे वाली कुंडली का उपयोग किया जाए तो अनेक गुना विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बड़ी विद्युत धारा निर्मित हो जाती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा AB तथा भुजा CD के स्थान पर जाती है और भुजा CD या भुजा AB के स्थान पर आ जाती है। इस कारण प्रेरित विद्युत धारा D से C फिर B फिर A ऐसी जाती है, लेकिन भुजा वलय के मध्यमा से B1 ब्रश के संपर्क में रहती है, भुजा DC B2 के ब्रश के संपर्क में रहती है। इस कारण Y परिपथ में विद्युत धारा B1 से B2 की ओर अर्थात पहले के अर्ध घूर्णन की तुलना में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात अर्ध घूर्णन के पश्चात यह घटित होता है और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निर्मित होती है। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र AC जनरेटर कहलाता है। DC जनरेटर को ओमिट कर दिया गया है और फिर स्वाध्याय आ गया है। थैंक यू।